हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, हमारा आज का सेशन स्टार्ट होगा सीडीपी का। सीडीपी के अंतर्गत हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि। ऑप्शन नंबर ए है जन्म पूर्व अवधि। ऑप्शन नंबर बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर सी है मध्य बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर डी है किशोरावस्था। तो सही जवाब क्या होगा भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि? ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक बाल्यावस्था जो भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो अवधि है जो 2 से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलवर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ऑप्शन नंबर ए प्रसुप्ति अवस्था। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो लॉरेंस कोहलवर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था क्या है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास जिसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो क्वेश्चन कितना आसान है और इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछता है सीटेट। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में मार्क्स आप अच्छे से गेन कर सकते हैं, तो गलती नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम। कक्षा के परिचर्या के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो देखिए, लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है एक शिक्षक, तो क्या कर रहा है, लड़का और लड़की में भेदभाव कर रहा है। तो देखिए, कल को आप लोग भी टीचर बनने वाले हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि हमें भेदभाव नहीं करना है किसी के बीच में, चाहे वह लड़का हो लड़की हो या फिर किसी भी वर्ग से आए, किसी भी समुदाय से बालक आए, हमारे लिए सभी एक समान है। हम सभी को एक समान शिक्षा देंगे और हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे सबका विकास हो सही मायने में, सही डायरेक्शन में। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर ए जेंडर पक्षपात। ऑप्शन नंबर बी जेंडर पहचान। ऑप्शन नंबर सी जेंडर संबद्धता और ऑप्शन नंबर डी जेंडर समरूपता। तो लड़के और लड़कियों में भेदभाव कर रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझ गए थे, तो हमारा जवाब होगा जेंडर पक्षपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ऑप्शन नंबर ए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। ऑप्शन नंबर बी जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। ऑप्शन नंबर सी जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। ऑप्शन नंबर डी जेंडर पृथक बैठक की व्यवस्था करना। तो क्या है क्वेश्चन कि जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका की अनुरूपता को कम करने के लिए, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका की अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रभावशाली पद्धति के बारे में पूछ रहा है, कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके हम जेंडर रूढ़िवादिता को खत्म कर सकते हैं। मतलब बात इस पे, अगर जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका की जो अनुरूपता है इस पे विचार करें, हम लोग बैठ के आपस में परिचर्चा करें,
तो इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हैं हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन से मनोवैज्ञानिक है जो बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिए। तो सामाजिक और सांस्कृतिक की बात करते ही हमारे दिमाग में लेव वाइगोत्स्की का आ जाते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि क्या है। ऑप्शन नंबर ए है जीवी वाटसन, ऑप्शन नंबर बी है लेव वाइगोत्स्की। देखिए आ गया, तो जवाब हमारा यही सही होगा। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, जीन पियाजे, और ऑप्शन नंबर डी है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो चलिए हमारा सही जवाब लेव वाइगोत्स्की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिग्शा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिक वार्ता, ऑप्शन नंबर बी जोर से बोलना, ऑप्शन नंबर सी पार ढांचा, ऑप्शन नंबर डी आत्मकेंद्रित वार्ता। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। नमजा जो है, नजमा जो है जो खुद से बात कर रही है, नीला टुकड़ा कहाँ है, और ये वाला नहीं, उसको दूसरे वाला चाहिए ताकि उसका जो जूता जो है जो पूरा बन जाए। तो क्या है इसका सही जवाब? हाँ, सही जवाब है इसका व्यक्तिक वार्ता, क्योंकि वो खुद में ही बात कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्रबलन, ऑप्शन नंबर बी अनुबंधन, ऑप्शन नंबर सी मॉडलिंग, ऑप्शन नंबर डी पार या ढांचा। तो हमारा सही जवाब है पार या ढांचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ऑप्शन नंबर ए परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, ऑप्शन नंबर बी संरक्षण कक्षा समावेश, ऑप्शन नंबर सी आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, ऑप्शन नंबर डी प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता। तो सही जवाब क्या होगा बताइए आप लोग। जी, हमारा सही जवाब है संरक्षण कक्षा समावेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ऑप्शन नंबर ए स्कीमा, ऑप्शन नंबर बी अवलोकन अधिगम, ऑप्शन नंबर सी अनुबंधन, ऑप्शन नंबर डी प्रबलन। तो क्या है इसका सही जवाब? स्कीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, ऑप्शन नंबर डी रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छे से समझिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी कि हम जो आकलन करेंगे बच्चों का, हम जो आकलन करते हैं बच्चों का, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारा?
तो ऑप्शन नंबर बी जो है जो हमारा सही है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। बाद बाकी जो भी है वो नहीं होगा हमारा प्राथमिक उद्देश्य आकलन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? कौन सा कथन जो है जो बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि, ऑप्शन नंबर ए है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो चलिए सही जवाब दीजिए। बुद्धि के बारे में सही कथन कौन सा है सो बताना है हमें। हाँ, तो हमारा सही जवाब है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? क्या कह रहा है? रूही जो है जो हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक कौन होते हैं? रूही किन किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा गुणात्मक ऑप्शन नंबर ए है हमारा सृजनात्मक विचारक। ऑप्शन नंबर बी है अभिसारिक विचारक। ऑप्शन नंबर सी है अन्नमय विचारक। ऑप्शन नंबर डी है आत्म केंद्रित विचारक। तो सही जवाब दीजिए कि सही जवाब क्या होगा हमारा? सृजनात्मक विचारक जो है जो हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि सृजनात्मक चिंतन करी, सृजनात्मक यानी कि सोच रही किसी भी समस्या के बारे में, जिसको हम सृजनात्मक विचारक के अंतर्गत रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम करने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी, जो वंचित समूह से है यानी कि उनको उस टाइप की सुविधा नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए, तो वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम करने की स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है हमारा बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। बताइए सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी है इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो क्या होगा सही जवाब? जी हाँ, ऊपर का तीनों ऑप्शन नेगेटिव है, क्योंकि अगर हम शिक्षक है और बच्चे जो क्या कहते हैं वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी जो है जिसकी सहभागिता कम है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक शिक्षक के रूप में हम क्या करेंगे? तो बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर बी है इस स्थिति को जैसे वैसे स्वीकार कर लेंगे, ये भी सही नहीं होगा। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। क्यों अपेक्षा कम करना चाहिए भाई? ये भी गलत जवाब है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। यानी कि हम जो पढ़ा रहे हमारी जो शिक्षण पद्धति है उस पर विचार करें, विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए, यानी कि बच्चों की जो सहभागिता है उसमें सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। यानी कि नए तरीके ढूंढे जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सके मतलब उस चीज़ों में। तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
एक समावेशी कक्षा में, हर साल समावेशी कक्षा से भी क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन पूछता है सीटेट। तो चलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को ऑप्शन नंबर ए तैयार नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी कभी कभी तैयार करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। देखिए एक समावेशी कक्षा का क्या मतलब है कि एक समान रूप से कक्षा, यानी कि ऐसी कक्षा जहां समान रूप से सभी प्रकार के बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण करें, सभी को शिक्षा ग्रहण करने का एक अधिकार, मतलब समान अधिकार सभी को मिले, उसी को हम समावेशी कक्षा कहेंगे। तो चलिए एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना जो है उसको ऑप्शन नंबर ए कह रहा है तैयार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, गलत है। योजना तो हमको पहले से ही बनाना होता है ना, तो योजना को तो तैयार करना पड़ेगा ना। कभी कभी तैयार करना चाहिए भी गलत है। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तो ये सही होगा, क्योंकि जो हमारा जो क्या कहते हैं योजना जो होगा जो सक्रिय रूप से, यानी कि निरंतर सुचारू रूप से तैयार करना चाहिए, यानी कि हमेशा तैयार योजना जो है जो हमारा सक्रिय रूप से तैयार होते रहना चाहिए। तो सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, सही है जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए हतोत्साहित जो हो गया जो निगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा गलत है। यहीं पे प्रोत्साहित रहता तो सही होता हमारा जवाब, बट ये हतोत्साहित कर दिया। प्रोत्साहित और हतोत्साहित को आप लोग इस दोनों वर्ड पे गौर फरमाइएगा, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। हतोत्साहित जो होता है निगेटिव वर्ड है, किसी भी काम को करने के लिए रोकना, बाधा बनना, मतलब हतोत्साहित करना, मतलब उसके उत्साह को कम कर देना, इसी को हतोत्साहित कहेंगे। लेकिन प्रोत्साहित का क्या मतलब है, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए प्रोत्साहन देना, शाबाशी देना कि हाँ ये सही ढंग से जा रहा है, पॉजिटिव वर्ड है। तो हतोत्साहित और प्रोत्साहित में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पठन वैफल्य यानी कि डिसलेक्सिया, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि पठन विकार से संबंधित, यानी कि विकार जो है भाषागत विकार हो गया, पठन विकार हो गया, लेखन विकार हो गया, गणना से संबंधित विकार हो गया। तो विकार से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन सीटेट पूछता है, एक या दो क्वेश्चन रहता है। तो पठन वैफल्य डिसलेक्सिया में बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है, डिसलेक्सिया के में बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है उसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा न्यून अवधान विकार, ऑप्शन नंबर बी है अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, ऑप्शन नंबर सी है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन नंबर डी है एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो बताइए डिसलेक्सिया क्या हो, मतलब डिसलेक्सिया का प्राथमिक लक्षण क्या होगा। हाँ, तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता जो है जो डिसलेक्सिया का प्राथमिक लक्षण है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, अगर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच रहा है इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा एक क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल AV Academy को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।